पृथ्वीराज मतवाला है, चेतक वाले महाराणा का 1 कुंटल का भाला है, दोनों हाथों से करमवती रानी तलवार चलाती थी, इज्जत हेतु रानी पद्मिनी अग्नि में जल जाती थी। भारत माता का सीना उस दिन गए से फूल गया जब 19 वर्ष का खुदीराम हंसकर फांसी पर झूल गया। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जो लोग जाने के क्रम में हैं, मैं निवेदन करता हूं, मैं 30 सेकंड देता हूं, जिसको निकलना हो निकल जाए, लेकिन अगले 7 मिनट फिर वो ना निकले। स्वागत भैया। 30 सेकंड का समय देता हूं। तब जा कहना चाहता हूं, त्याग हमने कितना कर दिया। एक व्यक्ति ने छोटी सी बात कर दी, झारखंड में एक चोर को मार दिया तो लोगों ने कहा मॉब लिंचिंग हो गई। मॉब लिंचिंग दुनिया की सबसे बड़ी हुई तो कश्मीर की घाटी में हुई, जहां पर 7 लाख कश्मीरियों को मारकर काटकर भगा दिया गया। वाह, धरती में उससे बड़ी कोई मॉब लिंचिंग नहीं है। तब जा कहना चाहता हूं कि पहली बार आरवत को उस दिन ज्यादा शोक मिला। पहली गलती कौन सी थी? गरौट। अगर वो गलती मेरा हिंदुस्तान नहीं करता तो आज मेरे देश का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। क्या बात है, क्या बात है अमित, बहुत अच्छा। ये 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर होता। पहली गलती कौन सी थी कि पहली बार आरवत को उस दिन ज्यादा शोक मिला। किस दिन? कि पहली बार आरव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला, शस्त्र फेंक कर बना अहिंसक जिस दिन यहां अशोक मिला। वाह वाह वाह, क्या कविता समझ रहा गरौट? प्रणाम करता हूं। जहां पे राजा हिंसक हो जाता है वहां पे जनता नपुंसक हो जाती है। कि पहली बार आरव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला, शस्त्र फेंक कर बना अहिंसक जिस दिन यहां अशोक मिला। रक्त देखकर अगर दया उसका हृदय पिघलाती ना, सच कहता हूं 17,000 की सेना अरब से आती ना। 4 औरत की कीमत 1 दिनार नहीं लगते, नंगी मां बहनों के यहां मीना बाजार नहीं लगते। दुनिया जूझ रही जिससे ये शोर शराबा ना होता, मजहबी नाम से इस दुनिया में खून खराबा ना होता। आतंकवाद की मुझे बताओ असली देन कहां से है? बगदादी हाफिज सैयद दाऊद लादेन कहां से है? अरे इतिहासों को मत झुटलाओ, इतिहासों को मत झुटलाओ, कथा कहानी किससे थे? अरे आतंकी जहां पलते हैं वो भी भारत के हिस्से थे। आतंकी, आभार गरौट, प्रणाम। आतंकी जहां पलते हैं वो भी भारत के हिस्से थे भैया, सच्चाई। आतंकी जहां पलते हैं वो भी भारत के हिस्से थे। और इस भीषण खून खराबे में दुनिया ने क्या क्या खोया है। एक आरोप लगाता हूं अपने देश पर, अमित शर्मा आरोप लगाता है अपने हिंदुस्तान पर कि इस भीषण खून खराबे में दुनिया ने क्या क्या खोया है। अप्रत्यक्ष सही आतंकवाद का बीज हम ही ने बोया है। मुझे पता है 10-20 तालियां बजी, आप सोच रहे हैं कि देश की राजधानी से आकर एक 30-32 साल का नौजवान हजारों वर्ष के इतिहास पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, उल्टे हिंदुस्तान को आतंकवादी बता रहा है। ये इतना समझदार कैसे हो गया? शशिकांत दा कविता के बड़े व्यक्ति यहां पर बैठे हैं, व्यासपीठ पे बैठे हैं, इसका जवाब देकर जाऊंगा। जवाब अच्छा ना लगे और कोई गलत बात आपको लगे तो बीच में से कोई भी खड़ा होकर गरौट मुझे टोके, मैं आज के बाद ये पंक्ति पढ़नी बंद कर दूंगा। लेकिन जवाब सही लगे तो आगे से पीछे तक, बाएं से दाएं तक वो माहौल इस पांडाल में हो जब तक ना हुआ हो। जगदीश भैया कौन लोग थे, हम क्या लोग थे, बड़ी पहचान क्या थी? हम विश्व गुरु थे। जिम्मेदारी किसकी थी साहब? हम विश्व गुरु थे। विश्व गुरु वाला परिधान दिखाना था, सुख शांति चैनो अमन का जग को पाठ पढ़ाना था। लेकिन सही रहा दुनिया को हम भी दिखा नहीं पाए, मानवता की परिभाषा दुनिया को बता नहीं पाए। जगत गुरु यानी जग के, जगत गुरु यानी जग के भगवान हम ही तो थे। सारी दुनिया मूर्ख थी, सबके विद्वान हम ही तो थे। और परिणाम गलत आता है तो, परिणाम गलत आता है तो गलती शुरू की होती है। परिणाम गलत आता है तो गलती शुरू की होती है। और शिष्य अगर नालायक हो तो गलती गुरु की होती है। वाह 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 वाह। शिष्य अगर नालायक हो तो गलती गुरु की होती है। गलती ही दोहराई है, हम अब भी सीख नहीं पाए। वाह वाह। गरौट
गलती ही दोहराई है हम अब भी सीख नहीं पाए, गर्दन पर आरे चलते थे फिर भी चीख नहीं पाए। वाह 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 वाह। गलती ही दोहराई है हम अब भी सीख नहीं पाए, गर्दन पर आरे चलते थे फिर भी चीख नहीं पाए। गांधी बाबा तुमने हमको एक मौन हथियार दिया, दोनों गाल सूज गए लेकिन हमने ना वार किया। आदर्श तुम्हारे जिंदा है, बड़े महान हो तुम बापू, संपूर्ण विश्व में इस भारत की एक पहचान हो तुम बापू। अगर आपने चाहा होता तुम भी ऐस ले सकते थे, देश बेचकर अंग्रेजों से मोटा कैसे ले सकते थे। स्वदेशी का नारा देकर दिन भर चरखा चलाते थे, देश का खर्चा ज्यादा ना हो आधा लैंप जलाते थे। आधी आजादी का बापू तुमको ही हकदार कहूंगा, कोई विरोधी तेरा होगा मैं उसको गद्दार कहूंगा। लेकिन देश के बंटवारे पर बापू गुस्सा तन जाता है। वाह 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 वाह। तालियां 100 गुनी होनी चाहिए थी। मुझे माफ करे गरौट, मुझे नहीं लग रहा कि मैं छठी बार गरौट आया हूं। लेकिन 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 देश के बंटवारे पर बापू गुस्सा तन जाता है, गुस्से के बदले श्री गॉडसे का मंदिर बन जाता है। अरे भारत माता की छाती पर, भारत माता की छाती पर चलता आ रहा रुका नहीं, सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं। सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं। तुमने 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 बापू बोला था ये शाख नहीं छटने दूंगा, इंच इंच कट जाऊंगा पर देश नहीं बटने दूंगा। चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे, चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे। जिस दिन देश बटा बापू उस दिन तुम भी जिंदा थे। चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे, जिस दिन देश बटा बापू उस दिन तुम भी जिंदा थे। वैसी दरिंदों के हाथों से महिला हुए खिलौने थे, कविताओं में क्या बतलाऊं कृत्य कितने घिनौने थे। 40 लाख मृत लोगों का, 40 लाख दद्दू 200 साल अंग्रेजों की गुलामी भुगती, केवल 7 लाख लोग बलिदान हुए। गरौट मेरा आंकड़ा समझना, जो गणित समझने वाले लोग हैं, संघर्ष 200 वर्ष का, बलिदान केवल 7 लाख। क्या आप लोग जानते हैं 14 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1947 मात्र 2 दिन के अंदर 40 लाख हिंदुओं को मार दिया गया, काट दिया गया। जिम्मेदार कौन है साहब? 40 लाख मृत लोगों का जिम्मेदार किसे लिखूं? देश बांटने वालों में बोलो गद्दार किसे लिखूं? और कितनी थी आंखें, कितनी थी आंखें जो रोते रोते पथराई थी, पूछ रही लावारिस लाशें जो कुत्तों ने खाई थी। समर्थन कमजोर है गौरव। एक बार दोनों हाथ आकाश में उठाइए और तालियों के साथ में मुझे बताइए मैं गरौट में हूं। 40 लाख मृत लोगों का, 40 लाख मृत लोगों का जिम्मेदार किसे लिखूं? देश बांटने वालों में बोलो गद्दार किसे लिखूं? कितनी थी आंखें जो रोते रोते पथराई थी, पूछ रही लावारिस लाशें जो कुत्तों ने खाई थी। और हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया। इतिहास की सबसे बड़ी गलती, अगर वो गलती हिंदुस्तान नहीं करता तो आज जो देश में हालात है बिल्कुल नहीं होते। गरौट इशारों से बात करूंगा और जो समझ जाए, जो हिंदी समझने वाले लोग हैं, जो कविता समझने वाले लोग हैं और जिनको अमित शर्मा यहां से समझ में आ रहा है, केवल वही लोग ताली बजाएं। आप खामोश रहेंगे तो मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं समझ जाऊंगा, आपके सुनने में कोई कमी नहीं है, मेरे कहने में कमी रही होगी। 40 लाख मृत लोगों को जिम्मेदार किसे लिखूं? देश बांटने वालों में बोलो गद्दार किसे लिखूं? कितनी थी आंखें जो रोते रोते पथराई थी, पूछ रही लावारिस लाशें जो कुत्तों ने खाई थी। और हिंदुस्तान की माटी का, हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया। बंटवारा करके भी बापू देश अधर में छोड़ दिया।
गरोड़ तालियां रोकना। चौथी पंक्ति पे समग्र तालियां यहां तक पहुंचे मंच तक कि हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया, बंटवारा करके भी बापू देश अधर में छोड़ दिया। अरे दो थप्पड़ के बदले में एक थप्पड़ तो मारा करते। अरे बंटवारा भी करना था तो ढंग से बंटवारा करते। बंटवारा भी करना था तो ढंग से बंटवारा करते। बने राम हर नर, नारी रानी झांसी हो। देशद्रोह और गद्दारी की सजा देश में फांसी हो। पूर्वजों से हुई गलतियां तुम भी गर दोहराओगे। सच कहता हूं देशवासियों नक्शे से मिट जाओगे। संसारी सब सुने, सूरमा सबसे साथी शेर सुने, मजबूत सुने और मर्द सुने, जो बनता हो वो दिलेर सुने। दिल वालों का स्वर्ग में ही हूं, गद्दारों का नरक हूं मैं। आर्यभट्ट का गणित में ही हूं, आयुर्वेद का चरक हूं मैं। और बच्चे भी देश पर जान लुटाते, अपनी यही कहानी है। वो लाखों सैनिक रखते हैं, हम 1.25 अरब सेनानी हैं। वो लाखों सैनिक रखते हैं, हम 1.25 अरब सेनानी हैं। और अविरल बहता मां गंगा का पानी बोल रहा हूं मैं। और सुन ले विश्व समूचे हिंदुस्तानी बोल रहा हूं मैं। सुन ले विश्व समूचे हिंदुस्तानी बोल रहा हूं मैं। आप नाम पूछ कर कश्मीर में गोली मार दोगे। मैंने बहुत सारी कविताएं कश्मीर पर लिखी, लेकिन भारत सरकार के सामने 5 मांग रखता हूं। भारत सरकार अगर उन 5 मांगों को पूरा कर दे तो कश्मीर में कोई भी आर्मी लगाने की जरूरत नहीं है। 1000 करोड़ रुपए प्रति माह हम कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करते हैं, उन नमक हरामों पर खर्च करते हैं। और वहां से भारत सरकार को फूटी कौड़ी की कमाई नहीं है। लेकिन साल का 12,000 करोड़ आपका जाता है, हमारे टैक्स के पैसों का जाता है। भारत सरकार केवल 5 मांगने कि जो सीमा पार से मदद मिली उनके मंसूबे पस्त करो। फॉरेन फंडिंग बंद होनी चाहिए, पहली मांग। और पहली मांग में इतनी तालियां हैं तो दूसरी मांग में तालियां 100 गुना हो जाएगी। दावा करता हूं गरोड़ कि जो सीमा पार से मदद मिली उनके मंसूबे पस्त करो। सन 80 के बाद हुई जो सभी रजिस्ट्री रद्द करो। भारत सरकार ये कानून बनाए कि 1980 के बाद जितनी भी जगदीश भैया रजिस्ट्री हमारे पक्ष ने दूसरे पक्ष में की है उनकी जांच की जाए। अगर 1000 रजिस्ट्री भी फर्जी पाई जाती हैं तो उन कश्मीर के 1000 लोगों को ढूंढकर वो सारी जमीनें, सेबों के बागान, गाड़ी घोड़े सब वापस किए जाएं। तब कहता हूं जो सीमा पार से मदद मिली उनके मंसूबे पस्त करो। सन 80 के बाद हुई जो सभी रजिस्ट्री रद्द करो। शंखनाद हो घाटी में तुम इतना दे दो संरक्षण, अल्पसंख्यक हिंदू को दे दो 50% आरक्षण। और अंतिम मांग रखता हूं कि जो भारत का मुकुट बचा ले। अगर भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती तो केवल ये एक मांग पूरी कर दे, सारी कश्मीर समस्या का समाधान हो जाएगा। कि जो भारत का मुकुट बचा ले, जो भारत का मुकुट बचा ले उस उपयोगी को दे दो। जो भारत का मुकुट बचा ले उस उपयोगी को दे दो, या 5 साल के लिए ये घाटी बाबा योगी को दे दो। 5 साल के लिए ये घाटी बाबा योगी को दे दो। और अब ये बजावा कवि सम्मेलन बैरागी को दे दो। बैरागी का तो ऐसा बैठा है बैरागी जैसे इसका अचार डाल दिया अपन ने। अच्छा, वो भी भोलेनाथ की तरह बिल्कुल बैठ के और सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। जानी बैरागी बहुत ऊंची चीज़ है। हाँ, उसका अपना तेवर है, उसका अपना कलर। राजौद हमारे धार झाबुआ का जो संधि स्थल है, आदिवासी अंचल में रहता है लेकिन काम बता देता है। अभी मांडव में 2 अफ्रीकन फंस गए इसके बलिए में। अफ्रीकन देखे कभी? वो इतने काले होते हैं जिनके सामने ये बैग भी कत्थई है। 2 काले अफ्रीकन और एक अपना जानी बैरागी। कोई बात नहीं, कर लेना, बच्चा है। देखो,
कोई भी अगर भोजन कर रहा हो और इस तरह से कुछ विसर्जन कर रहा हो, या वो तीसरा काम वो कर रहा हो जिसके कारण अपन सब इस धरती पे आए हैं, उसमें कभी भी व्यवधान नहीं करना चाहिए। सृष्टि में पाप लगता है। और ये बच्चा है, उसके छूट रही थी एकदम, तो इसलिए उसके पिता ने यहीं करा ली। अंग्रेज ऐसे ही थोड़ी चले गए, वो अपने से कचवा के गए हैं। अगर सपोज करो आज वो अंग्रेज नहीं जाते तो ये बच्चा यहाँ करता कि ये उनके मुंह पे मूतता, इसलिए बेचारे वो पहले ही चले गए छोड़ के। मैं बात आपको ये बता रहा था कि 2 काले अफ्रीकन और एक अपना जानी बैरागी, तीनों ने मिलकर भगवान शिव की प्रार्थना करी। जानी बहुत प्रकांड विद्वान आदमी है, रामायण महाभारत, उसको ऐसे ऐसे ग्रंथ कंठस्थ हैं जो अभी सृष्टि में लिखे ही नहीं है लोगों ने। हाँ, इन सब कवियों को देखने के लिए तुमको टीवी देखना पड़ेगी। जानी बैरागी को देखने के लिए टीवी पे पाया ही नहीं जाता है, ऐसा कोई चैनल ही नहीं बना जो इसकी कविता प्रसारित करे, क्योंकि इसकी कविता का रस ही अभी तक तय नहीं हुआ कि किस रस का कवि है। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी ने तो एक विभाग बनाया जिस पे जानी बैरागी की कविता पे रिसर्च हो रही है, फिर हम तय करेंगे कि किस रस का कवि है। ये हमारे हिंदी कवि सम्मेलन की ऐसी ट्रेन है जिसके छूटने का पता है, पहुंचने का पता आज तक नहीं मिला हमको। तो वो 2 काले अफ्रीकन और एक हमारा जानी बैरागी, तीनों ने मिलकर शिव की प्रार्थना करी तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए। पहले अफ्रीकन से कहा, भाई तुझे क्या चाहिए? तो अफ्रीकन ने कहा कि सर मैं बहुत काला हूँ, मुझे गोरा कर दो। भगवान शिव तो भोले हैं, उन्होंने कहा तथास्तु, जा किया। दूसरे की बारी, तुझे क्या चाहिए? तो उसने देखा यार ये अच्छा हो गया तो अपन भी गोरे हो जाओ, तो वो भी मोहित शौर्य हो गया, दूसरा भी निपट गया। अब जानी बैरागी का नंबर आया तो भगवान ने इसकी तरफ देखा कि भाई तू तो काला भी नहीं है, गोरा भी नहीं है, तेरा तो रंग भी अच्छा है, गेहुआ है, हिंदुस्तानी कलर है, दिखने में भी तू ठीक ठाक है, तुझे क्या चाहिए? जानी बैरागी ने कहा भगवान मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, इन दोनों को फिर काला करो। इसको कहते हैं इनडायरेक्टली इलाज कराना, देशभक्ति इसको कहते हैं। एक इनका दोस्त है, वो बहुत ऊंची ऊंची छोड़ता था, उसकी ऊंची मतलब इनसे भी ऊंची वो छोड़ता था, तो इसने सोचा कि मैं इतनी ऊंची ऊंची छोड़ के तो इतने ऊंचे ऊंचे लिफाफे ला रहा हूँ और ये मेरे घर के किनारे बैठ के ऊंची ऊंची छोड़ रहा है, इसका इलाज करना पड़ेगा। उसको एक दिन लगे दस्त, उसको एक दिन लगी खांसी। कितने सारे मेडिकल स्टोर हैं देखो, एक तो अभी तक खुला था, बंद हो गया, चालू है, बंद हो गया। उनको लगा कि अब कोई नहीं आएगा ग्राहक, यही इतनी बेच रहे हैं। उसको हुई खांसी, अच्छा जानी अब तुम उसके सामने बैठोगे। जानी बैरागी ने सोचा है बहुत मेरे माथे खाता, अब इसका सही इलाज कराता हूँ। जानी बैरागी उसको एक ऐसे डॉक्टर के पास ले गया जो जानी बैरागी का भी गुरु था, और उससे बोला कि यार इसको खांसी बहुत चल रही है, इसको खांसी बंद करने की दवा दे दो। तो वो जानी बैरागी का इशारा समझ गया कि इसका इलाज कराने लाया है ढंग से। उसने जानी बैरागी के कहने से उसको जुलाब की गोली दे दी। अब जैसे इसकी छूटी कि नहीं। तो मैं जानी बैरागी की हरकत से बहुत परेशान हुआ। मैंने कहा जानी ये क्या करा तूने, ये दोस्ती निभाई कि दुश्मनी निभाई? उसकी खांसी बंद होने की दवा मांग रहा था, तूने जुलाब की पकड़ा दी उसको। अरे बोले भाई साहब बहुत प्राण पीता, अब साला खांसने के पहले 3 बार सोचेगा। समझ में आ गई हो तो बजा दो, नहीं तो घर जाके बजाना, मेरे को भी कोई जल्दी नहीं है। लेकिन मुझे इस बात की जल्दी है कि अब जानी बैरागी जल्दी से आए और अपनी लीला शुरू करें। आप जरा जोरदार तालियां बजाएं। अपने मालवा का रजनीकांत है, यहाँ तो ये अग्रवाल जी आयोजक है तो सुनाने के बाद पैसे मिलेंगे। कई जगह तो हम इसको दिखा के ही ले लेते हैं। कई जगह मैं गया ही नहीं और पैसे ही नहीं आए अभी तक मेरे।
ये खुद घबरा रहे थे मेरे से कि यार कल मिले थे वो आएंगे कि नहीं। मैंने कहा नहीं आएंगे, अभी सो रहे हैं हरदा में। बस देखो, जो गुरु होते हैं उनको शुरू नहीं होना पड़ता, क्योंकि गुरु की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। बस गुरु बदलते रहते हैं। शंकर भगवान जी की जो बात बताई शशि भाई ने कि शंकर भगवान का काम ही वरदान देने का। सही है। कोई मिला नहीं कि पकड़ा है नहीं, बोल क्या चाहिए कि जाता था अस्तु। ये आदिकाल से चला आ रहा वरदान। आज भी ऐसे भोले भाले इतने थे हमारे यहाँ। आज भी जो सरकारें हैं ना, चाहे वो दिल्ली से लेकर के यहाँ तक, जो प्रेम से बोला नहीं कि उनको ये मालूम नहीं दिया वो टिकट किसी को भी। अब कोई कुछ भी कर रहा, कोई कुछ भी नहीं। जैसे शंकर भगवान ने मर्जी पड़े उसको वरदान दिए, ये अभी तक चला आ रहा है और उस वरदान का आदमी फायदा उठा रहा है। कोई इसको कहाँ पे देख लो, कोई कहाँ खड़ा है, कोई सड़क किनारे ही खड़ा है। आप इतनी एकदम इतने शांत हो गए। इतना तो मेरे पिताजी मरे थे 4 साल, तब भी शांति नहीं थी। हम एकदम इतना साइलेंट भी मत हो। मैं गरोठ में अभी हमारे भाइयों ने बताया, अमित साहब भाई ने, कि मैं 6 बार आया हूँ। अमित 5 बार आ गया। तो ये दिल्ली रहता है इसलिए इसकी आदत है ज़्यादा फेंकने की। एक बार बढ़ा के बता दिया इसने। मैं 6 बार, वह 6 बार आ गया तो मेरे बाप का क्या जा रहा, कोई मैंने थोड़ी बुलाया तो 6 बार आने चाहिए, 10 बार आ। मैंने तो एक बार इसको बुला के देख लिया था मेरे धार जिले में, उधर बदनावर साइड में। एक बार भाई दिल्ली का बहुत प्यारा, एक तो अच्छा कवि, कविता बहुत अच्छी लिखता, शानदार कवि द्विवेंद्र, बुलाया भैया। रात भर ऐसा छाती माथे कुटे इसने, ऐसा छाती माथे, तो वो डोकरी और डर की बापड़ी बैठी। तो वो एक डोकरी शशिकांत जी के पास है, बोला दादा इनकी कहीं भैरू जी की सवारी आए कि कहीं लोग कहीं। छोटे छोटे छोरे छोरी के मार देश के नौजवानों के रोंगटे खड़े हो गए। ये तो चला गया, 3 दिन हो गए वहाँ रोंगटे बैठी नहीं रहे, रोंगटे खड़े के खड़े ही। छोटे छोटे बच्चे चड्डी बनियान नहीं पहन पा रहे। डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आ रही, बोले बीमारी काहे की, बोले रोंगटे की। वो चड्डी पहने तो रोंगटे दुखे। तो भैया ये तोरे रोंगटे फोंगटे दिल्ली में ही खड़ा करो यार। हमारे रोंगटे तो पहले से गले गले भैया। यहाँ तो सोयाबीन की कोरी पलटा ही न 3 दिन बाद फिर पानी, पलटा ही न 3 दिन बाद फिर पानी रे भाई, पानी पे पानी मारा भाई। अरे जय सिया राम कहीं डॉक्टर साहब मोहन यादव जी भी नहीं मान तैयार यार। एक तो पैसा इतना ज्यादा दे रहे वो कि 160 रुपया विगा का लकी रहा यार भैया। ये कवि सम्मेलन जरा हाथ खड़े करें आप मेरे भाई। जानी यहाँ पे ये जो श्रोता है ना, मोहित भाई आपने बोला क्या होगा? अरे आवाज बढ़ाने से क्या हो जाएगा? पास आने से कोई फायदा नहीं, आके देख लिया मैंने, बहुत आया हूं मैं पास में। इतना पास में आया कि फिर मेरे को धक्का दे के दूर करा, बोले दूर हट दूर हट। इसलिए जितनी मर्यादा है ना, इस मर्यादा में ही रहो। अब पास में आके क्या इस माइक को मुंह में घुसेड़ो क्या मेरे? मैं अभी खुद नहीं बढ़ा रहा। ये तो माइक बहुत अच्छा है, साउंड अच्छा, जैसे दिनेश ने बताया ना कि साउंड बहुत अच्छा है। तो साउंड तो अच्छा ही है राजा। देश में हर कार्यक्रम की, हर प्रोग्राम की सफलता साउंड सिस्टम से ही होती है। अच्छा साउंड है इसीलिए, वरना रोज कवि लोग कविता पढ़ रहे हैं। कितने नवरात्रि से पहले हिंदी पखवाड़ा चला, गणेश चतुर्थी चली, तब से कवि सम्मेलन, रोज के कवि सम्मेलन। और जिस दिन कवि सम्मेलन नहीं हुआ, इन कवियों ने एक नया ट्रैक ढूंढ रखा। जिस दिन खाली रहते हैं उस दिन खुद का फोटो छाप दे, बोले आज एकल काव्य पाठ। उनका ये कहाँ है रे एकल काव्य पाठ? तो नाम भी ऐसी जगह का लिखे, काछीगुड़ा। अब ढूंढते फिर वो काछीगुड़ा में कहाँ रोते, ढूंढने में ही पसीना आ जाए। हाँ, तो ये सारी बातें हैं। मैं इन बातों में से आपके बीच में बार बार अब क्या है कि दिनेश का एकल काव्य पाठ मालूम कहाँ होता है? हाँ, रुल्की। कोई छोटे छोटे गांवों के नाम ही ऐसे रहते हैं। रुल्की, मेरे इधर एक गांव में ढोलकी। मैंने बहुत शोध करा, तब जाकर के पता चला कि एक आदमी था जिसका नाम था ढोलका।
तो उस ढोलका के दो छोरियां थी, एक रुलकी और एक ढुलकी। तो वो ढुलकी मेरे यहाँ रहेगी, रुलकी वहाँ चली गई। तो जो ढुलकी का छोरा हुआ वो सलामत आपके सामने खड़ा, और रुलकी का छोरा ये 1.5 टांग का यहाँ पे खड़ा हुआ है। रहता समझ सी बात है। कभी सब क्या जमाया आज तो ऐसा है। तो मैं अब इस कवि सम्मेलन की शुरुआत होते से ही सबसे पहले हर कवि ने एक ही बात करी, बोले जगदीश जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। दूसरा कवि बोले आदरणीय श्रद्धेय जगदीश जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। दादा जगदीश जी से एक आया, बोले मेरे जगदीश जी से बहुत पुराने संबंध है। तो वो एक छोरा शिव पुराण ले आया उठा के, बोले इसमें तो तुम्हारा दोई का नाम नहीं दिख रहा, कितने पुराने ऐसे संबंध। शिव पुराण, अब यार ये जाने कहाँ रहते हैं, ये दादा यहाँ रहते हैं, तुम्हारे पुराने संबंध कहाँ से आ गए यार है? और जगदीश अग्रवाल जी यही काम करते, खाली संबंध ही बनाते रहते इधर उधर। सारे कवि अब इनको मालूम के अब इनको दूसरे का नाम भी मालूम नहीं, ले दे के बस ये एक ही नाम। अच्छा दूसरे जो जगदीश भैया के आजू बाजू के दोस्त हैं वो भी कोई अंदर से खुश नहीं है इनसे। बोला यार ये हर साल कवि सम्मेलन करवाता और हीरोइन कवियों से ज्यादा हीरो ये बन जाता है यार। पर अब कवियों की भी मजबूरी कि नाम नहीं ले तो किसका ले, क्योंकि ये भी उन्हीं को पहचानते। तो एक बार एक 28 तारीख का एक कवि सम्मेलन था। हाँ। तो मुन्ना बैटरी ने कहा, बोले दादा कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा यार उधर राजस्थान में एक जगह वहाँ पे पाली के पास में। वहाँ बोले यार वहाँ पाली के पास में यार मेरे मंसूर का है ना, मेरे काका जी का छोरा है ना, उसका ससुराल है। मैंने कहा क्या नाम उनका? बोले चंपालाल जी, प्रेम से उनको चंपू दादा कहते हैं, गांव में बड़ी झांकी है उनकी। तो वो आगे बैठा था तो शशिकांत जी संचालन कर रहे थे, जैसे जगदीश जी बैठे आगे। तो शशिकांत जी ने कहा, बोले श्रद्धेय चंपालाल जी हमारे सामने बैठे हुए हैं। दूसरा कवि फिर आया, बोले श्रद्धेय चंपालाल जी बैठे हुए। 3 घंटे तक चंपालाल जी चंपालाल जी चंपालाल जी। तो फिर एक आदमी ने थोड़ी सी डाली लाल वाली, और लाल वाली डाल के खड़ा हुआ और कहा कि ये जन्मजात सटोरिया है चंपिया। बड़ी मुश्किल से छूटा है आज। 3 घंटे से चंपालाल जी चंपालाल जी चंपालाल जी है। इसके पुट्ठे सुझा दिया पुलिस ने मार मार के इस चंपिया के। आएगा चंपालाल जी बंद करो ये कवि सम्मेलन। तो कहने का मतलब ये है कि किसी को मालूम ही नहीं रहता, बस चल रहा है कवि सम्मेलन। ये सरस्वती के पुत्र हैं, ये सरस्वती के पुत्र हैं, ये सरस्वती की पुत्री सुमिता सरल, ये अरे भैया सरस्वती माता कोई उनका यही काम था कि ऐसी औलाद ही पैदा करेगी क्या वो? भाई वो सरस्वती माता क्यों पैदा करे तुमको? तुम रात रात भर रोते फिरो, सरस्वती माता जी तुम्हारा इंतजार करेगी क्या? रोटी बना के सरस्वती के पुत्र यूं कहला यार। वो लो बोलो ऐसे लूले लंगड़े पैदा करे सरस्वती माता। अरे भाई सरस्वती जी पैदा करेगी तो लता मंगेशकर पैदा करेगी, मोहम्मद रफी पैदा करेगी, कि ये ऐसे पैदा करेगी वो? रुलकी सरस्वती जी को रुलकी दिखेगी क्या? यार कैसे बातें कर रहे हैं आप यार, समझ में ही नहीं आ रहा मेरे। तुमने कहा भाई साहब के तुमने क्या कहा? अभी कुछ कहा ही नहीं है तुमने। अभी तुम कहना चाह रहा है, भावुक हो गए तुम अभी कहना। आप बहुत देर से खड़े हो और दोस्तों लोग, वो पहले वाले भैया गए क्या जिसको शशि भाई ने डांट दिया था? आप ही का नाम नहीं था। मेरा नाम नहीं, उसके पास में मेरा ही आइटम था। थोड़ा बहुत थकेलो उतारना पड़ेगा ना, उतारना पड़ेगा। हाँ सिंदूर ऑपरेशन के ऊपर बोले, सिंदूर ऑपरेशन के ऊपर बोलने का भैया कह रहे हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं और मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने सिंदूर ऑपरेशन की बात कही तो सुनिएगा मेरे दोस्त के 27 लोगों को पहलगांव के अंदर जो भैया ने बताया कि धर्म पूछ करके गोली मारी, तो जो धर्म पूछ करके गोली मार रहे हैं उन लोगों का कोई धर्म नहीं है ना? उन लोगों का सुनो,
उन लोगों का कोई धर्म नहीं है ना जो पहलगांव में धर्म पूछ करके गोली मारते गरोठ के लोगों। मुझे लगना चाहिए आपने मेरे को जगाया है। पहलगांव पे कविता, जिन लोगों ने 27 आदमी को धर्म पूछ करके गोली मारी, उन लोगों का कोई धर्म नहीं है। अगर उनका धर्म नहीं है तो उनके क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ हमारा क्रिकेट खेलना कौन सा धर्म है, ये बताइए आप। वाह, जिंदाबाद। चंद सिक्कों से नहीं। और मोबाइल में क्या चला रहे हैं दिन भर मोबाइल में ये चलाया। दुबई के अंदर क्रिकेट मैच हुआ, माफ करना 100 वर्ष पूरे हो गए। मैं ज्यादा नहीं जानता हूं, मैं कभी शाखा में नहीं गया, परंतु मैं इतना जरूर जानता हूं कि 100 वर्ष के अंदर हमें संघ ने क्या दिया या न दिया, परंतु इतना जरूर दिया कि अगर इस देश के अंदर 100 वर्ष आरएसएस के नहीं होते तो जिस हनुमान चालीसा को आज हम पढ़ रहे हैं सुबह में जल्दी उठ करके, ये हनुमान चालीसा हमें उर्दू में पढ़ना पड़ती। शांति तो पकड़ो, अभी बहुत देर तक चलेगा, अभी शुरू ही नहीं हुआ, चलेगा क्या। के चंद सिक्कों से नहीं। मेरे दोस्त, ये कवि सम्मेलन शशिकांत यादव जी तक पहुंचना चाहता है। इस मालवा ने, ये वो जमीन है जहां पर कुमार भैया यहाँ कई बार आया, जगदीश भैया ने बुलाया, खूब सुमासड़ा, आसामगढ़, गरोड, भवानी मंडी, डॉक्टर कुमार विश्वास जी, और यही हम लोगों ने यहाँ सत्यनारायण सत्तन जी, बालकवि बैरागी जी, नीरज जी, दुनिया भर के लोग यहाँ पर इसकी ज़मीन पे यहाँ पर हमने खड़े रह करके इस मिट्टी को हम प्रणाम करते, इस मालवा अंचल को। मेरे भाई अमित भाई और मोहित भाई, हम आपको बताना चाहते हैं कि इस दुनिया के अंदर अगर इस मालवा अंचल में कविता नहीं सुनी जाएगी तो दुनिया के किसी भी कोने में कविता नहीं सुनी जाएगी। संसार की सबसे बड़ी कविता का निर्माण ये मालवा करता है। क्षिप्रा मैया के तट पर बैठ करके बाबा कालिदास ने दुनिया की पहली कविता लिखी, मेघदूत, और मेघदूत के अंदर महाकवि कालिदास ने लिखा इस मालवा प्रांत को मालव प्रांते, मालवा को मालव प्रांत लिखा। उसमें माँ हिंदी है और लव अंग्रेजी। माँ लव, माँ ने लव किया तो आप हम सब ये आए सब, वरना कौन आता। ये दुनिया मालवा से ही है, ये मालवा प्रांत है मेरे भाई। और ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आज उस आदि कवि की जन्म जयंती है, उस आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की जयंती है, जिस महर्षि वाल्मीकि ने यह सिद्ध करा इस दुनिया में कि सब निरर्थक है। शशि भाई, महर्षि वाल्मीकि दुनिया के पहले कवि यह सिद्ध करके जाते हैं, वीर रस के दो बड़े मेरे छोटे भाइयों, कि इस दुनिया में सब निरर्थक है। ये पुण्य भी नहीं था जब पाप नहीं था, जब ये धरती नहीं थी, न सूर्य था, न आकाश था, न सत्य था, न सविना विनाश था, न जल था, न थल था, न पृथ्वी, सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, नदी, ना कोई सदी, कुछ भी नहीं था। उस वक्त क्या था भाई, उस वक्त क्या था ये मेरे को भी मालूम नहीं कि उस समय क्या था, परंतु जब कुछ भी नहीं था उस वक्त ना तो ये वीर रस की कविताएं थी, न ये हास्य रस की कविताएं थी, न जगदीश जी थे, न हम थे। उस समय सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में अगर प्रागट्य हुआ तो वो हुआ था प्रेम का। महर्षि मनु और शतरूपा, मनु से मानव की उत्पत्ति हुई, मनुष्य की उत्पत्ति हुई, दोनों ने प्रेम किया, प्रेम से समस्त सृष्टि का निर्माण हुआ, और प्रेम से बड़ी इस दुनिया में कोई ताकत नहीं हो सकती। ये महर्षि आदि कवि वाल्मीकि ने जब एक क्रोच पक्षी को बाण लगा तो उस क्रोच पक्षी के जब प्राण निकले तो महर्षि वाल्मीकि के मुखारबिंद से निकला हुआ पहला श्लोक दुनिया की पहली कविता हुई। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने अपनी माता भार्या माँ जगत जननी सीता जी को लखनलाल से कहा, राजनीति के बड़े लोग बैठे हुए हैं, आचार संहिता, आप आचार संहिता के बारे में जानते होंगे। आचार संहिता का मतलब क्या होता है? आचार संहिता किसे कहते हैं? आचार संहिता का मतलब आचार संहिता होता है। आपके समझ में नहीं आई? नहीं, बस ऐसे कैसे किसी को समझ में नहीं आती कि ये क्या है।
परंतु ये समझ में नहीं आती है, इसके बाद भी ये लगाई जाती है कि ये लगेगी। बोले आचार संहिता लग गई, अब कुछ नहीं होगा, जबकि होना सब है पर उसको लगाना जरूरी है। बात अधूरी रह जाएगी मेरे भाई। मैं ये कह रहा था, मैं क्या कह रहा था कि मैं ये कह रहा था कि चंद सिक्कों से नहीं, मोबाइल में ये बताया गया दुबई के अंदर मैच हुआ मेरे भाई, पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ियों से हमने क्रिकेट खेली है। और वो खेल हमने क्यों खेला? कविता के लोग हों, ये खेल इसलिए खेल रहे हैं कि हिंदुस्तान वो देश है शशि भाई जो खेल को तो लड़ाई समझता है। अपन स्कूल में पढ़ते हैं तो कबड्डी खेलते थे नहीं, ये यो मर गयो, यो मर गयो, मर गयो, मर गयो, मर गयो। खेल में आदमी मर जाता था और वापस बोले जिंदो कौन मरा, जिंदो बोलियो, जिंदो भैयो, जिंदो। खेल में खो खो अंडी खेलता था, कबड्डी, तो खो खो में उंगली टच हुई क्या मर गया। हम उस देश के लोग हैं कि खेल को तो हम लड़ाई समझते हैं और देश की राजनीति ऐसी है कि जो लड़ाई है उसे खेल समझ रही है। वाह 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 वाह। 100 करोड़ के टिकट बिके देश के नौजवानों, 100 करोड़ के। मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, केलकटा, अहमदाबाद, हमारा इंदौर, जयपुर, रात की 12 बजे तक जहां पर एप्पल मोबाइल की दुकान है ना, वहां पे रात की 12 बजे से लाइनें लगी रहती है देश के नौजवानों की कि नया विजन निकला है एप्पल मोबाइल खरीदने के लिए और हम अमेरिका को गाली दे रहे हैं। ये हमारी देशभक्ति है मेरे भाई। अगर देशभक्ति सुनना चाहते हैं जरा पीछे तक हाथ खड़े करके बताएं कि हम कैसे देशभक्त हैं। ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ नरेंद्र मोदी की, सारी जिम्मेदारी बोले मोदी की। रूस और यूक्रेन में बोले वहां हमारे बच्चे फंस गए, हमारे बच्चे को बचाओ। अरे यार औलाद तुमने पैदा करी, कोई मोदी ने पैदा करी क्या ये औलाद? जब औलाद हमने पैदा करी और औलादें पढ़ने के लिए यूक्रेन में पहुंचा रहे हो और वहां युद्ध हुआ कि मोदी जी बच्चे बचाओ, मोदी जी बच्चे बचाओ। बच्चे हमारे बचाए मोदी जी। देशभक्ति का पूरा ठेका हमने ले रखा, देशभक्ति का पूरा ठेका सरहद पर खड़े हुए जवानों ने ले रखा। हम यहाँ पर उनके साथ में क्रिकेट खेले, करोड़ों रुपए के टिकट बिके, जुआ सट्टा करोड़ों रुपए का उस क्रिकेट के नाम पर होता है और फिर ऊपर से और फेसबुक पे चला रहे हैं कि हमने उनसे हाथ नहीं मिलाया, हमारे खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया, हमारे खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया। गरोट के लोगों, आपकी रगों में अगर अब खून दौड़ने लग जाए तो सुनिएगा अमित भाई के चंद सिक्कों से नहीं, शहीदों से तुम्हें मोहब्बत है। मैं इससे ज्यादा बजा सकता हूं और इतनी बजाई है, इतनी सीटियां बजाई है, भगवान की कसम के साल साल भर तक गांव में ही नहीं गया हूं मैं इन सीटियों के चक्कर में। मैं सारे दंड फंद जान रहा हूं। मैंने आपसे क्या कहा कि वो जो साइड वाला आदमी था ना, वो अपना ही माल लेके खड़ा हुआ है उधर। मैं कंप्लीट आदमी हूं, आप चिंता ना करें। चंद सिक्कों से नहीं, अच्छे पंक्ति है जाने भाई, शहीदों से तुम्हें मोहब्बत है, ये विश्वास दिला करके बताइए। हमने उनसे हाथ नहीं मिलाया, हमारे क्रिकेट खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। बहुत अच्छी बात है, आपने हाथ नहीं मिलाया तो आपको चंद सिक्कों से नहीं, शहीदों से मोहब्बत है, इस बात का विश्वास दिला करके बताइए। और आपने हाथ नहीं मिलाया तो कोई बात नहीं, अगर है हिम्मत तो उन शहीदों की विधवाओं से जरा आंख मिला करके बताइए। भाई क्या बड़ी पंक्ति है, वाह 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 जाने। आपने अगर हिम्मत है जियो भाई, तो उन शहीदों की विधवाओं से आंख मिलाकर बताइए, आंख मिला करके बताइए मेरे भाई। आंख नहीं मिला पा रहे हैं, समस्या कई सारी है। जो मिडिल क्लास का आदमी, उसकी समस्या ये है कि पहले अपनी अमेरिका से दोस्ती थी, अब नहीं है। ये जो भूरे बंदर था, भूरे बाल वाला, इसने टैरिफ लगा दिया और अब अपने साथ में इसने चीटिंग कर दी। तो अब अपन तो ऐसे नागड़े तो है नहीं, अपन तो रहेंगे तो देश के साथ रहेंगे ना भाई। देश का प्रधानमंत्री कोई भी हो, हम देश के साथ रहेंगे।
तो अगर अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगाता है तो अब उसको ये पता नहीं कि इस महंगाई वाले थोड़ी सी बहुत टैरिफ लग जाए तो क्या फर्क पड़े हमको। हमने आज तक कभी नहीं पूछो क्यों ना शक्कर का ही भाव, क्या मीठो तेल का ही भाव दे रहे हो। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछते हैं, 718 रुपया को सामान किराना की दुकान पे अगर एक सामान्य आदमी लेता है तो वो डायरेक्ट यही कहता है 2 किलो शक्कर, 2 किलो तेल, एक कोलगेट, फलानो अमको डिमको ने 30 नंबर बंडल में चीज दे दे मारे। तो वो 30 नंबर बंडल का जब 30 रुपया काटे तो वो पूछो कर उतना भाव बढ़ गया बंडल का, बाकी का नहीं पूछे, बाकी को कोई लेना देना ही नहीं अपने को। यार ये हिंदुस्तान है जो घास की रोटी खा करके अरावली की पहाड़ियों में दिन काटना जानता है, घास की रोटी खा करके जो देश जिंदा रहना जानता है, वो अमेरिका की टेरिफ फेरिफ से कहीं भी डरने वाला नहीं है मेरे भाई। मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूं, अब ताली मत बजाओ, समस्या दूसरी है इसमें। समस्या ये आ रही है जगदीश भैया, अब समस्या अगर आप भी सुनोगे तो दिमाग आपका भी खराब होगा कि वाकई में समस्या खराब है। जैसे अभी हमारे गुप्ता जी सांसद महोदय ने बताया कि अपने को स्वदेशी चीज़ों को अपनाना है, जो चीज़ हिंदुस्तान में बनती है उसी चीज़ का हमें उपयोग करना है। आप गूगल पे सर्च कर लेना कौन सी चीज़ विदेश की है, वो चीज़ मत खरीदो। कोलगेट ये फलाना अमका ढिमका मत लो, और जो चीज़ भारत में बनी है वही लो। भैया आप कहाँ जा रहे हो? वो तो नजर, अच्छा ये चीज़ भारत में ही बनी है, ये जहाँ जा रहे हैं ना ये भारत में ही बनी हुई है, तो जाना भी जरूरी है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अपने को अब अमेरिका की चीज़ों का विरोध करना है, स्वदेशी चीज़ों को अपनाना है। पर समस्या ये आ रही है, समस्या ये आ रही दादू कि इन जालरा को कहीं खराब है, ये जालरा टांगा कि नहीं टांगा। हिंदुस्तान का किसान बेचारा यहाँ सोयाबीन पानी पड़ गया, ख़त्म हो गया। इस देश के कैमरे और चैनल वाले दिन रात ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर चैनल टिका रहे हैं। 20-20 दिन तक शाहरुख खान के छोरे ने कोई छोटा मोटा द्रव्य ले लिया, आर्यन खान, तो दिन रात 22 दिन तक आर्यन के ऊपर गिरी गाज, शाहरुख खान पे गिरी गाज, आर्यन पे गिरी गाज, शाहरुख पे गिरी गाज, शाहरुख पे गिरी गाज। अरे मैंने कहा शाहरुख पे गाज गिरी रे भाई, यहाँ हमारे यहाँ चड्डियाँ फट गई रे मेरे भाई। यहाँ हमारे इन किसानों को तो कुछ न कुछ करो, कभी इन किसानों को तो बताओ। वो शाहरुख खान को ही बताओगे तुम? क्या कर दिया ऐसा शाहरुख खान के छोरे ने? बोले कुछ नहीं, वो बम्बई के अंदर एक महंगी जगह है, वहाँ पे ड्रग्स व्रग्स ले लिया, पकड़ा गया वो। हमारे भूतपूर्व शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश के जानते हैं आप, मध्य प्रदेश के भूतपूर्व शिक्षा मंत्री आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को पढ़ाया जाएगा। आज लोगों ने कहा बोले क्यों पढ़ाया, तो मैंने कहा कि ये इसलिए पढ़ाया जाए क्योंकि ये तुमने नहीं पढ़ी, इसलिए ये पढ़ाई जाए। अगर काश वो रामचरितमानस पढ़ाई जाती जिस उत्तर प्रदेश में भैया आए, वहाँ पे इसकी प्रतियां जलाई जा रही है, मानस की प्रतियां जो जलाई जा रही है, उन मूर्खों को पता नहीं कि आज आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पे गरोठ में खड़ा रह करके एक कविता से मैं अपनी शुरुआत कर रहा हूँ। एक बार पूरा सदन मुझे ताली बजा करके आशीर्वाद दे, आदेश दे कि नहीं। अब बीच में से कोई भी खड़ा होकर के नहीं जाए। मैं 10-5 मिनट का समय लेता हूँ। मेरे बाद में इस कवि सम्मेलन का जो श्रेष्ठ संचालन कर रहे हैं हमारे शशिकांत यादव जी, जो हमारी वाचक परंपरा के एक बड़े मंच संचालक हैं, वो आएंगे और इस कवि सम्मेलन का समापन करेंगे। इसके बाद में हमारे जगदीश भी आएंगे, वो इस कवि सम्मेलन का आभार व्यक्त करेंगे। और वो नहीं करे तो उनकी मर्जी पर, मेरा कहना था तो मैंने कह दिया, तो दूसरा मैं क्या कहूँ, यही कहना था तो मैं ये कह देता हूँ। आगे वाले कोई महत्वपूर्ण बात कर रहे थे मोबाइल में, तो अब आप उधर से बोलो और मेरे को इनकी महत्वपूर्ण बात सुनना पड़े ना। अब ये महत्वपूर्ण बात हो रही थी मोबाइल में, कहीं थारा मन है कहीं आखिर, थारा का ही मन। अब वो उधर से भगवान जाने भाभी का ही कहती होगी, ये इधर से मोबाइल में करे बोल थारा मन का ही आखिर, का ही मन है थारा। तो भाभी कहते हुए रोते फिरो उधर ही, तुम तो उधर रोते फिरो, अब आना ही मत, मैं तो दरवाजा ही नहीं खोलूंगी। तो ये सब चलता रहता है। सुमित्रा दोस्त
नहीं आई, कोई बात नहीं, सुनिएगा आप जैसे लोगों से कवि सम्मेलन जिंदा, मालवीय की यही मस्ती है। मैं भी 5-6 बार तो नहीं आया हूँ, पर 2-3 बार मेरे भी आया हूँ, तो जो भी सुनाऊंगा वो नया ही सुनाऊंगा, आप पहली बार ही सुनेंगे। और अगर इसके पहले भी मंच वाले लोगों ने भी सुन रखा है, यह समस्या इस देश में। ये दिनेश को देख के भूख रहा है। अरे दिनेश को देख के नहीं भूख रहा, जिसको भूखना चाहिए। लो बोल, डबी नहीं रहो भाई, डबे ही नहीं हो है। और दिल्ली के अंदर इन पे दया है दिल्ली के लोगों ने, तो ये 8 दिन में केस जीत गए सारे कुत्ते। आदमी बूढ़ा हो गया, केस लड़ते लड़ते, आदमी पे दया नहीं आई, दिल्ली को कुत्तों पे दया आ गई और इनको फ्री कर दिया। और 8 दिन में कुत्ते केस जीत गए यार। और ऐसी ऐसी बातें हो रही है। देखो सुमित्रा हंस कितना रही हो, तो देखो आप जाने दो उसको। सुनिएगा कि अब थोड़ा देर शांति से आप बैठ जाओ। अब सब सेट हो चुके हैं। अब मैं इस कवि सम्मेलन को शशि भाई के काबिल मैंने बना दिया। अमित भाई ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी है, श्रेष्ठ रचना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर के कि जो भारत देश का बंटवारा हुआ, वह बंटवारा गलत ढंग से हुआ है, और अगर होता तो इसे ढंग से किया जाता। आज भी हम इस दर्द को भुगत रहे हैं, परंतु उस मजबूरी हमारी ये हो गई अमित भाई कि न तो उस टाइम पे आप थे न मैं था। मैं कह रहा हूँ कि बात बिल्कुल गलत है, सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ भाई, ये हुआ गलत। भाई एक बार अपने हो गए ना कि यो खेत थारो ने यो खेत थारो, तो बात खत्म। कि भाई तू थारे ना मुंह मारे, ये गलत हुआ। पर अब करें क्या, अपन दोनों पैदा नहीं हुए उस टाइम पे। अगर अपन पैदा हो जाते तो अपन करते। अब हम यहाँ से जोर जोर से बोल रहे हैं पाकिस्तान पाकिस्तान, ना तो वो सुन रहा न उसकी बात हम सुनाई दे रहे हैं। अब जबरदस्ती यहाँ से हम चिल्ला रहे हैं। इसलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मैं बहुत छोटा कवि हूँ, ये पूरे देश दुनिया में आते जाते रहते हैं। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। जगदीश भाई मेरे को प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे, इनके निमंत्रण पर मैं आ गया हूँ। साइड से निकलने दो, जो लोग ऐसे रहते हैं वो साइड से ही निकलते हैं। ये बम्बई बेंगलोर हैदराबाद जाने कहाँ कहाँ जाते हैं भैया। मैं गाँव का रहने वाला हूँ। जैसे हमारे मोहित शौर्य ने बताया, गांव पे बहुत अच्छे अच्छे भैया। मोहित यार एक बार गरोठ जरा इस बात पे ताली बजा दे कि आपने एक अच्छे ताजे वीर रस के कवि को सुना। मोहित के लिए ताली बजाइए। मोहित भाई तुमने गांव को लेकर बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, परंतु अब समस्या तुम्हारी है कि तुम रहते तो दिल्ली में, और बात करो हमारे यहाँ का मक्या किन रतारू की। आप मेरे गाँव में आइए, आपको मालूम पड़ेगा कि मक्यो कईड़ो मक्यो कतरो बोधो लागे। और ये पेट चढ़ जाता, उससे भयंकर पेट चढ़ता है, गैस बनती। गांव में जितनी सुविधाएं है ना, सबसे बड़ा संकट गांव का मालूम क्या है? गांव का सबसे, मैं गांव में रहता हूँ, गांव के बारे में आपको पता नहीं गांव क्या है और शहर क्या है। तुम्हारा जो शहर है ना दिल्ली, तुम्हारे शहर में और मेरे गांव में क्या फर्क है? शहर और गांव में क्या फर्क है? बस इतना सा मेरा एक तर्क है। वाह, तेरे शहर में और मेरे गांव में क्या फर्क है? क्या फर्क है? मेरा बस इतना सा तर्क है कि तेरा शहर है और मेरा गांव है। जानी बड़ी नजदीक से देखा है, बड़ी नजदीक से देखा है मैंने तेरे शहर को। और शहर क्या है? महज मलबे के ढेर को, जहां जिंदगी जीना हराम होती है। हर तीसरे चौराहे पे एक मुन्नी बदनाम होती है। गरोठ के लोगों जरा शुरू करना के बड़ी नजदीक से देखा है मैंने तेरे शहर को, और शहर क्या है? महज मलबे के ढेर को, जहां जिंदगी जीना हराम होती है। हर तीसरे चौराहे पे एक मुन्नी बदनाम होती है। वहां क्लबों में कॉफी हाउस में, दिल्ली बेंगलोर कलकत्ता हैदराबाद चेन्नई हम भी जाते हैं। ऐसा नहीं कि यही दिल्ली से यहाँ आते हैं। 8 दिन 2 दिन 4 दिन में हो जाए, बस ये अलग बात है कि हवाई जहाज यात्रा वगैरह सब करते हैं शशिकांत जी और सब। ये अलग बात है कि हम ऐसा फेसबुक पे लिखते नहीं कि उड़ चले बम्बई की ओर, उड़ते रहते हैं। तो हम शहर में गए हैं। मेरी माता बहनें बहुत कम बची हुई है। मैं आपके चरणों में 2 पंक्ति रखता हूँ कि बड़ी नज़दीक से देखा है मैंने तेरे शहर को, और शहर क्या है? महज मलबे के ढेर को, वहाँ जिंदगी जीना हराम होती है। हर तीसरे चौराहे पे एक मुन्नी बदनाम होती है। वहाँ क्लबों में, कॉफ़ी हाउस में बैठे लोगों के इरादे अच्छे
अच्छे नहीं दिखे, वाह। बहुत धीरे से बोल रहा हूँ, बात पकड़ लेना। वहां क्लबों में, कॉफी हाउस में बैठे लोगों के इरादे अच्छे अच्छे नहीं दिखे। जो भी हो यार, तेरे शहर में गिल्ली डंडे खेलते हुए बच्चे नहीं दिखे। हाय हाय कहरी बात, जानी जिंदाबाद। वाह 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 वाह। मेरी माता बहनें बैठी हुई है। सुमित्रा बेटा, तुमने बहुत अच्छी पंक्ति पढ़ी। मैंने आपसे क्या कहा कि दुनिया की आचार संहिता, पहली आचार संहिता कहाँ लगी? ये आज वाल्मीकि जी का जन्म है, जो आदि कवि हुए। 17 लाख साल पहले धरणीधर लखनलाल जी महाराज ने अपने तर्कस में से तीर निकाला और तीर की एक रेखा खींची, और रेखा खींचते हुए उन्होंने, लखन जी ने माता सीता से कहा, भाभी से, कि हे भाभी, आप अपना पांव इस रेखा से बाहर मत करना। अगर आप इस रेखा के अंदर रहेंगे तो दुनिया के किसी रावण की ताकत नहीं है जो आपकी तरफ नजर उठा करके देख ले। वो दुनिया की पहली आचार संहिता थी। हम हमारी आचार संहिता में रहे, बाकी सारे काम हो रहे हैं। एक सामान्य परिवार का आदमी है ना, वो भी उसके घर पे अगर शादी आती है तो 50,000 रुपया, 4 रुपया सैकड़ा का ब्याज का लेगा। हमारे गांव में तो इतने शराब दे देते और इतने में अपने आप को जस्टिफाई कर लेते, कितने में आत्मा ने शांति कतराम करला मालूम क्या यार, पैसा की का कंती लायो? बोले पूनम चंद जी कंती के काई ब्याज लगाड़ियो के 5 रुपया को, क्यों कीड़ा पड़ेगा के कीड़ा, इतना में शांति। 5-5 रुपया का ब्याज खाए, ब्याज खोरो, कीड़ा पड़ेगा कीड़ा ने। वो जो बहुत ज्यादा डोकरियां रहती है ना, वो तो जगह भी बता देती है कि कीड़ा कट्ठा पड़ेगा इनके। नहीं, ये मेरी ईमानदारी है कि मैं वो जगह नहीं बता रहा हूँ, वरना दिनेश तो जगह भी बता देता कि कीड़ा पड़ेंगे इनके। इतना में शांति, गोदड़ा लगा हुआ। आप लोगों ने एक तो क्या है कि YouTube वगैरह पे मेरे को सब, जैसे ये तो टीवी चैनल पे आते रहते हैं, तो अब इनको आप क्यों सुन रहे हो? क्योंकि ये टीवी में आते हैं। अब ये मेरे से मिले, एक कवि मेरे से मिला, शशि भाई, उसने कहा, बोले भैया, मैंने कहा बोलो। बोले मैं 360 बार चैनल पे आया हूँ, मेरे 360 चैनल पूरे हो गए, 360 बार टीवी पे आया। मैंने कहा अच्छी बात है, अब क्या करूँ बताओ? बोले कहीं न कहीं मेरा नाम दो नहीं। मैंने कहा अरे राखोड़िया, 360 बार आने के तो बाद मैंने उससे कहा, मैंने कहा अरे राखोड़िया, तू 360 दान आइयो ने भी थारा अभी भी नाम बोल, मेरा नाम दो कहीं ना कहीं नाम। मैंने कहा देख बेटा, ऐसा है कि हम तो कभी टीवी चैनल वगैरह पे इसलिए भी नहीं आते हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान की जनता के लोग हैं, हम जनता के दिलों में रहते हैं, इसलिए हम बंगलों में नहीं रहते, हम सिर्फ दिलों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, खेत खलिहान में रहते हैं, हमारी माता बहनों के बीच में रहते हैं और माता बहनों की बात करते हैं। विश्वास कर जो मारी बात रो, हूँ छोरो बैरागी जात रो, सपनों आयो ऐसो आधी रात रो के जैसे माधुरी दीक्षित के लायो नातरो। नात्रा, सुमित्रा समझ रही नात्रा क्या होता है? ये तो नामली की है ना। नामली की उसको मालूम है कि ये नात्रे वात्रे समझने से कुछ नहीं होगा, ये नात्रा करना पड़ता है, और ये करो तो बहुत मजा आता है। कई सारे के तो यूं ट्रैक्टर का मुंडा खींची गया, यूं मुंडा खींची गया, ट्राली पड़ी, तो मैंने कहा क्यों दादा अपना ट्रैक्टर लियो था नहीं यार बैंक से? कि हाँ यो दादा लीधो थो, कितना में पड़ो? कि 6 लाख में पड़ो। तो मैंने कहा यार वह ट्राली पड़ी, मुंडो नगे ही नहीं आई रहो, क्या बैंक वाला खींची गया? तो मैंने कहा क्यों खींची गया ये बैंक वाला? कि आपनो नाना है कहीं गबोरो कर ली दो। मैंने कहा कहीं गबोरो करो, नाना है तो क्या मैं 1.5 गबोरो कर ली दो। गांव में और शहर में फर्क बता रहा हूं मैं आपको मोहित भाई, ऐसा शर्त, ऐसा फर्क बता दूं। देख लो कुत्ते को देखो आप, वो भौंक रहे हैं तो कहां भौंक रहे हैं? अरे बहुत आतंक मचा, इनको पकड़ाओ सालों कुत्तों। अरे हमारे यहाँ सुअरों ने आतंक मचा रखा। हमारी इधर थोड़ी बहुत कपास बोती है, और कपास सोयाबीन तो कई भी वावा नहीं तो अतरा खुद ही ने खाई जाए। तो थाने में गया मैंने कहा सर ये सुअरों ने बहुत आतंक कर रखा। बोले जानी बैरागी अब ये बताओ कि मैं सुअर पकड़ूं कि चोर पकड़ूं?
हमारे से चोर तो पकड़ा ही नहीं, हम सुअर पकड़ते फिरेंगे क्या? तो समस्याएं बहुत सारी है। ये जो तने है ना, तने, गांव और शहर का फर्क। अमित भाई, जानी बैरागी की एक आधी लाइन सुन लेना, आधी लाइन, सिर्फ आधी लाइन। ये कुत्ते सुनवाने नहीं दे रहे साले, आधी लाइन तक नहीं सुनने दे रहे मेरी। ये तने कितने मजबूत तने हैं, इस तूफान में भी तने हुए हैं। वाह वाह। रूस ने यूक्रेन पे बम फेंके। अब ध्यान से सुनना, रूस इधर नहीं है, रूस ने यूक्रेन पे बम फेंके। इधर यूक्रेन नहीं है, पर बस इधर वाला इधर नहीं, इधर वाला इधर। तो 1.5 साल तक फेंक रहे बम, मिसाइलें फेंको, मिसाइल। टीवी जैसे अपन टीवी खोलते हो तो धुआं ही धुआं, और बम फट रहे, दहड़ बम फटे और मिसाइल। 1.5 साल तक ये बमबारी चली। 1.5 साल बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन को मालूम पड़ा कि यार ये तो फेंके जा रहे। तो उसने उस चैनल वाले को बुलाया, चैनल के मालिक को, बोले इधर आ। बोले कब से फेंक रहा है तू? बोले ये तो 1.5 साल हो गया मेरे को फेंकते फेंकते। तो बोले अब ये फेंकना बंद कर दे, क्योंकि मेरे खुद के पास में बम खत्म हो गए। तो उस चैनल वाले ने कहा, बोले देखो राष्ट्रपति महोदय, आप भले फेंको या मत फेंको, मैं ये बम इस यूक्रेन पे तब तक फेंकूंगा जब तक आलिया भट्ट को सेकंड डिलीवरी नहीं होती है। भाई मुझे मेरा काम चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है यार, तगड़ा व्यंग क्या मोहित भाई, अभी और तगड़ा देखो आप, कि 1.5 साल तक जहां इतने टन बम और मिसाइलें फेंकी गई, तो सोचो वहां कितने लोग मरे होंगे। परंतु नहीं मरा कोई भी, यूं बस वो बम का धुआं दिखे। हाँ ये बात भी सही, बात ये सही कि अब मरने चाहिए ना, लोग ही नहीं, पर नहीं मर रहे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो तने कितने मजबूत तने हैं, इस तूफान में भी तने हुए हैं, चारों तरफ मौत से घिरे हुए हैं, फिर भी जिंदा है। यार आखिर ये किस मिट्टी के बने हुए हैं? वाह। और गले गले गमों से भरे हुए हैं। एक लाइन अगर कविता पकड़ लें आप, मंच के लोग सुने अमित भाई के, गले गले गमों से भरे हुए हैं, फिर भी इन गमों से नहीं मरते हैं। गले गले गमों से भरे हुए हैं, पर इन गमों से नहीं मरते हैं। यार मेरे गांव में आदमी ताने से मर जाता है, ये बमों से भी नहीं मरते हैं। वाह वाह वाह, ताने से मर जाता है। वाह। गांव में ताने से मर जाते हैं। हमारे यहाँ गांव में ताने से खाली औलाद इतना ही कहते रेंदो कहीं करो थमाए हमारे बात है, जिंदगी भर मुत्तेड़ो पिदोन पढ़िया क्या करियो कहीं थमाए। वो उसी टाइम पे उसको अटैक आ जाएगा, उस डोकरे को। उसको भी तब मालूम पड़ेगा वाकई में अपना कहीं नहीं करियो यार, जिंदगी भर यार लाल सफ़ेद में रह गया अपन ने करा कुछ भी नहीं यार वाकई में। तो मैं ये कह रहा था कि विश्वास कर जो मारी बात रो, हूँ छोरो बैरागी जातो, सपनों आयो ऐसो आधी रात रो के जैसे माधुरी दीक्षित के लायो नात रो। मैं कह दो यार माधुरी दीक्षित धीरे धीरे चाल, थाकी जाएगा, माथो नीचो कर लागी जाएगा, पाइजब मत वजाड़ में ढोकरोबा हुतो है जागी जाएगा, पाइजब मत वजाड़ में डोकरोबा हुतो है जागी जाएगा। इसका कोई ऐसो रंग की ऐसी फंसी माधुरी दीक्षित बापड़ी, हुकिन टिटोड़ी हरी की वही की गाबड़ी। मैं कह दो यार मारकन का ये फूल की जगह पाखड़ी, मक्किया की जगह काकड़ी, काई करे जलेबी बापड़ी, खाओ मक्की की रोटी छाछ की राबड़ी। हतराम छोरा फूल की जगह पाखड़ी, मक्किया की जगह काकड़ी, खाओ मक्की की रोटी छाछ की राबड़ी। मैंने कहा यार मुँह तो ठहरा परदेसी साथ कहीं निभाएगा, तू यदि चली जाएगा तो याद बहुत आएगा। इतना छोरा की मम्मी बोली कि उठो नहीं हाथ बजेगी, भैंस के कुंडो कुंड हमारा बाप पाएगा। कहने का मतलब ये है कि हम किस दिशा और किस दशा का नियंत्रण कर रहे हैं। इस विपरीत परिस्थिति में हिंदुस्तान जिस जगह गुजर रहा है, हमारे अमित भाई आपने जो देशभक्ति की श्रेष्ठ रचना पढ़ी, 4 दिन पहले बेंगलोर में अमित भाई कविता पढ़ रहे थे कि ये हिंदुस्तान आज बारूद के ढेर पे खड़ा हुआ है। तो 2 पुलिस वाले आए, बोले वही दिनेश देसी घी वाले, बोले ऐड खोल है। तो बोले ये हुआ क्या? बोले ये पुलिस वाले इनसे ये पूछना चाह रहे हैं कि पहले बारूद का ढेर बताओ, फिर कविता होगी, इसके बाद कविता होगी। बोले बारूद तो बताओ है क्या? ये सिगरेट जलाने के लिए माचिस से नहीं मिल रही यार। सुनिएगा कि
कुछ मेरा जल गया, कुछ तेरा जल गया होगा। अब 5 मिनट का समय कोई भी नहीं जाएगा, बस 2 मिनट। काका जी आपको मैं पहले ही देख चुका हूँ, आप धोती थी और खंड में ही जाओ, यूं नहीं पहचान में आते, पर ड्रेस कोड आपका ये धोती, और मेरे बाबूजी भी धोती ही पहनते थे। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ये नस्ल खत्म हो जाएगी 20-25 साल में। ऐसे लोगों को प्रणाम करो कि ये गांव में अभी भी धोती कमीज वाले लोग हैं, तो हम इनको देख रहे हैं, वरना 25-30 साल 40-50 साल बाद फोटो में बताना पड़ेगा कि थारदाई जी ऐसी धोती पहनता। तो वो बच्चे पूछेंगे बोले इसके अंदर बेल्ट लगता था क्या? बेल्ट? बोले नहीं, बेल्ट डायरेक्ट